अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अता तारड़ साहब ने आज ये कहा है कि जमात इस्लामी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और मज़ाकरात करने की पेशकश भी साथ ही कर दी कि मज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आज आप जानते हैं कि इस्लामाबाद को एक तरह से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था क्योंकि जमात इस्लामी ने एहतजाजी कॉल और धरने की कॉल जो है वो दे रखी थी। साथ ही तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज का ऐलान किया था। अलबत्ता दिन भर हमने देखा कि जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियां भी रहीं, पकड़ दकड़ भी रही, पुलिस भी रही और पुलिस की भारी नफरी जो है वो हर तरफ तैनात कर दी गई। और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो यही बताई जा रही हैं कि जमात इस्लामी ने एक प्लान भी मुरतब किया कि जो जहां है वहां धरना होगा। ऐसा हाफिज़ नईम साहब ने, जो अमीर जमात इस्लामी हैं, इन्होंने पहले ही कह दिया था। लेकिन बताया जा रहा है कि 3 कोई ऐसे मकामात हैं जिन पर अब धरने का फैसला हुआ है। उसी के बाद यानी इस ऐलान के बाद हमने देखा कि अता तारड़ साहब की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कहा कि बैठकर मिलकर बात करते हैं। अपने इकनॉमिक रिफॉर्म्स का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन बज़ाहिर यूँ लगा कि जैसे हुकूमत किसी किस्म के एहतजाज के मूड में नहीं या चाहती नहीं कि एहतजाज हों, क्योंकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती थी। आज बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शोएब शाहीन भी पेश हुए। आमिर मुगल साहब ने इस एहतजाज को बिलाखिर फिर मौखर किया है पीर तक के लिए। उनका यह कहना था कि हमने ज़िले इंतज़ामिया से डीसी से जो है वो परमिशन तलब की थी 23 जुलाई को, लेकिन जब वो नहीं दी गई परमिशन एहतजाज की तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया। क्योंकि शाम गए तक ये फैसला नहीं आया था, लिहाजा तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज की कॉल को पीर तक मौखर किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कही गई, जब उनसे ये तमाम तर बात पूछी जा रही थी कि क्या वो पीर को फिर एहतजाज करें, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि हमने किसी भी जमात को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। दफ़ा 144 का नफाज है और अदालत जो हुक्म चाहे वो दे सकती है, लेकिन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्हीं सारी उमूर पर बात करते हैं कि क्या बात है, मौजूदा हुकूमत किसी ऑपोजिशन में क्या यकीन नहीं रखती और जमहूरियत की दावेदार जमातें जो हैं वो एहतजाज को क्यों मना करती हैं। इन सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अता तारड़ साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अता तारड़ साहब, आज जो आपने अभी अब से कुछ देर पहले जो हमने देखा कि आपने पेशकश की जमात इस्लामी को कि वो आएँ और हुकूमत के साथ मज़ाकरात करें, आपका ये कहना है कि उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ठीक है, एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, वो भी एहतजाज करना चाहते थे, वहाँ भी फैसला महफूज हुआ और उन्होंने पीर तक एहतजाज मौखर किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा तासुर से ज़्यादा ये अब लगता है कि आपकी हुकूमत किसी किस्म का एहतजाज चाहती नहीं है, क्योंकि जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो कभी भी एहतजाज की कॉल दें, खुसूसन तहरीक इंसाफ, कुछ ना कुछ यही पकड़ धकड़, दफ़ा 144 का नफाज, ज़िले इंतज़ामियों की परमिशन ना देना, ये तो जमहूरियत है, इसी का तो ये हुस्न था। दुनिया के महज़िब ममालिक के अंदर जगह मुख्तस होती हैं जलसे जुलूसों के लिए और सड़कों को ब्लॉक करके जो शहरी बेचारे निकलते हैं रोजगार की तलाश में या अपना मुआश कमाने के लिए, उनकी जिंदगी को अजीरन नहीं बनाया जाता, सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। देखिए तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री है, पूरी पीटीवी की बिल्डिंग को तोड़ा गया, कब्रें खोदी गई, आग लगाई गई, पार्लियामेंट के गेटों को तोड़ा गया। तो देखिए एक हिस्ट्री है, 9 मई के हमलों की हिस्ट्री है। आप मुझे पेंटागन के पास जाके हल्का सा कंकर भी जमीन पे फेंक के दिखाइए, यहाँ पे कोर कमांडर हाउस को आग लगा देते हैं। तो देखिए बात यह है, पुरअमन एहतजाज से कोई नहीं रोकता। एंड जमात इस्लामी के लिए ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत इज्जत एहतराम है उनका, तो हमने तो कहा था कि हमने जगह मुख्तस कर दी है, आप लियाकत बाग में करें, बड़ी शौक से करें और एसओपी भी तय हैं। बट अगर आप आके कार्य सरकार को रोकेंगे, सड़क ब्लॉक करेंगे, आमदोरफ्त में मसला होगा, ट्रैफिक रुकेगी, एम्बुलेंसेज फंसेंगी, तो ये मुनासिब नहीं है। लोग अब तंग आ चुके हैं इस चीज से और हम चाहते हैं कि एक मीनिंगफुल डायलॉग हो। हम बात करने को तैयार हैं, बैठने को तैयार हैं। आपने जलसा करना है, आपको हम पूरी सिक्योरिटी भी देंगे, सहूलियात भी देंगे, आप लियाकत बाग में बैठें,
ओके लेकिन ये जो सिक्योरिटी और जलसा करने की इजाज़त है, ये सिर्फ जमात इस्लामी तक है। मतलब आपने क्योंकि तहरीक इंसाफ की एक पास्ट हिस्ट्री का जिक्र किया, तो क्या हम ये अखज़ करें, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पूछा गया एडवोकेट जनरल से, कि आप ये कह दें कि कभी भी आप इजाज़त नहीं देंगे तहरीक इंसाफ को किसी किस्म के एहतजाज की? देखिए, वो पुरअमन रहने की गारंटी नहीं दे सकते, और उनके जराइम इतने ज़्यादा हैं कि 9 मई के हमले जो उन्होंने किए और शुहदा की यादगारों को इस मुल्क में मस्मार किया, यानी एक शहीद जो होता है वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। जान से आगे कोई चीज नहीं होती इंसान के पास देने को, अल्टीमेट कुर्बानी दे देता है। उनकी यादगारों को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे गए। तो जीएचक्यू पे हमला कभी दुश्मन ने नहीं किया था, ये जहन साजी की गई। इनको पता नहीं क्या क्या बाग दिखाए गए कि पता नहीं इनकलाब आ जाएगा, क्या होगा। तो ये देखिए, ऐसी जमात को जो दहशतगर्द जमात है, जो कभी साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके एक बयानिया बनाती है, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाती है, और उनका लीडर कहता है हमने खेलना है, और कहता है कि मैं ना रहा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, मैं इक़्तिदार से बाहर आया तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता खाकम बदन टूट जाएगा। जो ये कहता है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, जिसके पैरोकार कहते हैं। तो देखिए, ये क्या गारंटी दे सकते हैं कि ये आग नहीं लगाएंगे, ये तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ये जानो माल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लोगों की। ओके, सो अदलिया से भी अगर वो गारंटी ले आते हैं तारड़ साहब, तो भी हुकूमत को कबूल नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ दिस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी क्लियर, ताकि पता चल जाए कि आप लोग क्या समझते हैं। 9 मई की अभी तक जो है, कभी ओनरशिप लेते हैं, कभी नहीं लेते। सबूत सारे मौजूद हैं, इनके लोगों को देखा जा सकता है कि वो वीडियोस मौजूद हैं, उनकी लोकेशन मौजूद है, उनकी पैगामात मौजूद हैं। जीएचक्यू पहुंचो, अपने अपने मकामात पर पहुंचो, अहदाफ तक पहुंचो, कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। या तो फिर ये सेटल कर लिया जाए, 9 मई के मुल्जिमान को सजा दे दी जाए और उस मामले को क्लोज कर दिया जाए। ठीक, आइदर वे। अच्छा, सही, तो फिर तो आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा, अब 1 वीक से ज्यादा हो चुका है तारड़ साहब, आप ही ने ऐलान किया था हुकूमत के इस फैसले का जो पाबंदी लगाने का था, फिर काबीना की मीटिंग भी हुई और आपने कहा कि इसलिए काबीना के एजेंडे पे नहीं था कि अभी इस पर मुशावरत मुकम्मल जब हो जाती है तो काबीना में लाया जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी भी आप इस पर कायम हैं, और क्या आने वाले काबीना के इजलास में ये एजेंडे पर होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाए? देखिए, जो प्रिंसिपल डिसीजन हुआ था, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान मैंने किया, वो प्रिंसिपल डिसीजन हो चुका, और प्रिंसिपल डिसीजन के बाद हतमी मराहिल में उसको जाने के लिए मुशावरत का अमल है, कानूनी जो एक प्रॉपर एक प्रोसेस है, कानूनी मुशावरत है, कानूनी माहिरीन के साथ बैठना है, वो तमाम चीजें उसका हिस्सा है। तो वो ऑब्वियसली अब उस पर तैयारी हो रही है, और जैसी तैयारी मुकम्मल होगी तो वो उस पर कोई ना कोई अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, और हतमी जो फैसला है उसका ऐलान करेंगे बाकायदा तौर पे। लेकिन सर, आप ये समझते हैं कि इतना जवाज और इतने शवाहिद मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आप कायल कर लेंगे? जी, मैं तो समझता हूं कि शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, और इसके लिए फॉरेन फंडिंग का अकेला केस ही काफी है कि ममनुआ फंडिंग ली है। और आर्टिकल 17(2) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिल्कुल क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टीज जिनको ये रेफरेंस जिनके खिलाफ मूव किया जाता है या जिनको बैन किया जाता है, वो जो चीजें उसकी लिस्ट में शामिल हैं, हम समझते हैं कि वो सेटिस्फाई होता है। और फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो फील्ड में है, वैलिड ऑर्डर है, लीगली पास्ड ऑर्डर है। तो मेरा ख्याल है काफी शवाहिद मौजूद है। अच्छा, और इत्तेहादी जमात जो आपकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप तो वसूख से कहते हैं कि दे आर ऑन बोर्ड विद यू। वो ये कहते हैं हमेशा कि जब मशावरत होगी इस पे, फिर सीईसी से जो है वो डिस्कशन करने के बाद वो इस पर फैसला लेंगे। एग्जैक्टली कहाँ खड़ी है पीपल्स पार्टी इस पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का बहुत हौसला अफजा रिस्पॉन्स रहा है, खुसूसी तौर पे सदर मुमलिकत का। हम जब उनसे मिले तो उनका बड़ा हौसला अफजा जो है वो रिस्पॉन्स था, और दीगर भी पार्टी के जो उनके कायदीन हैं उनकी तरफ से हमेशा बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। ऑब्वियसली उनकी अपनी मुशावरत भी जारी है, मगर फिलहाल नैयर बुखारी साहब हों, सदर मुमलिकत हों, शर्जील मेमन साहब हों, उनकी तरफ से हमें तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है वो भी जल्द इस पे हतमी राय कायम कर लेंगे। अच्छा तारड़ साहब, अब आते हैं जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो इलेक्शन से कबल हुआ,
वो भी सबके सामने हैं। और अब जो ये सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में छापा मारा गया, रऊफ हसन साहब जो हैं उनको गिरफ्तार, अब तो वो रिमांड पर हैं। आपने ये कहा कि रऊफ हसन साहब के जो राब्ते हैं, ये पता चला है कि मुल्क दुश्मन अनासर के साथ हैं। ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है। देखिए, जो इब्तिदाई मालूमात हैं, रऊफ हसन साहब का तो पता नहीं भी सामने आएगा, जब भी आना होगा। अगर हुआ, मैंने तो ये कहा था कि उस सेल के मुल्क दुश्मन अनासिर से कोई राब्ते लगता है थे। अब वो तहकीकाती इदारे तहकीक कर रहे हैं और इब्तिदाई मालूमात हमारे पास आई थी जिसकी बुनियाद पे मैंने ये बात की। तो अब जब मुकम्मल तहकीकात जो इसकी होंगी और JIT बनेगी और JIT आगे बढ़ेगी, तो ये मामला सबके सामने आ जाएंगे। अच्छा, कि किससे राब्ते थे, क्या डायरेक्शंस हो रही थी, क्या बयानिया बनाया जाता था, कैसे बनाया जाता था। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं ये वक्त के साथ सामने आएंगी। ओके तारड़ साहब, क्योंकि डिजिटल दहशतगर्दी का बड़ा जिक्र हुआ, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी हुआ, आप सब भी करते हैं, बड़े सादा अल्फाज में मैं जानना चाहती हूँ कि डिजिटल दहशतगर्दी का मतलब क्या PTI की सोशल मीडिया जो पूरा उनका रन करता है, क्या वो इस जुमरे में पूरा उतर रहे हैं आप लोगों के नजदीक? डिजिटल दहशतगर्द हर वो शख्स है जो एक झूठी प्रोपेगेंडा बेस्ड कैंपेन चलाता है और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आपको ये माइंडसेट समझना होगा। हम क्यों ये बात करते थे कि मिसाके मईशत करें? बदतरीन हालात थे, हमारे लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, हमारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही थी, बदतरीन सियासी इंतकाम था। फिर भी हमने खड़े होकर मिसाके मईशत की बात की कि इस मुल्क के लोगों का कसूर नहीं है। दो जमातों के दरमियान इख्तलाफात हों, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के इख्तलाफात हों, तो उसका नुकसान एक आम शहरी को क्यों हो? हमारी तो ये बात थी। मगर जो कहते हैं कि हम ना रहे तो पाकिस्तान भी ना रहे, वो ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाते हैं। और सोशल मीडिया पे हमारी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अज़मा बुखारी साहिबा की शक्ल लगा के एक इंडियन वेबसाइट से एक पोर्नोग्राफिक मटेरियल लगाया गया जी। मुझे ये बताइए कि मैं इसको क्या कहूं। और वो PTI का कारकुन था जो एक खातून का अकाउंट बना के वो इस्तेमाल कर रहा था, जो बॉट्स को इस्तेमाल कर रहा था। ये शहीदों के खिलाफ कैंपेन है, खवातीन के ये इस तरह की पोर्नोग्राफिक मटेरियल लगाना, डीप फेक को इस्तेमाल करके उनके चेहरे तब्दील करके, वो तो असल वीडियो शुक्र है निकल आई, पता लग गया। तो ये जो भी इनकी ये गालम गलोच ब्रिगेड है, जो इनके ट्रोल्स हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि माँ बहन की गालियां दो, एंटी स्टेट नैरेटिव बनाओ, आर्मी चीफ को टारगेट करो, लोगों की फैमिलीज को टारगेट करो, मईशत के हवाले से अफवाहें फैलाओ, इन्वेस्टमेंट ना आने दो, ये सब डिजिटल दहशतगर्द हैं और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। सर लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्योंकि जाहिर है ये पूरी तहरीक इंसाफ को आप लूपन कर रहे हैं। अगर ताड़ साहब, तहरीक इंसाफ ये कहती है हमारा इन अकाउंट से, इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर नहीं है, तो फिर वेयर डू दे स्टैंड? इनका नहीं है। ये लोग पता नहीं कोई शायद मैं अब क्या कहूं। देखिए, पूरी एक नस्ल की जहन साजी की गई है। मुझे बताइए कि ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे सबसे पहले सहाफी टारगेट हुए। जो इनके नजरिए से इख्तलाफ करता था, शाम को उसकी दुर्गत बनाई जाती थी सोशल मीडिया के ऊपर। ये नस्ल किसने परवान चढ़ाई है? किसने कहा था कि तुम इतना मेरा नाम ना लिया करो एक खातून लीडर के बारे में, तुम्हारा खामन खफा हो जाएगा? क्या लीडर इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं? क्या ये शोविनिस्टिक अप्रोच नहीं है? क्या ये एक बिल्कुल एक खवातीन की ऑपरेशन की तरफ इस मामले को नहीं लेके जाता? तो देखिए, ये कोई ये तो ओपन सीक्रेट है कि किसने ये सारा काम किया। और एक ही जमात उसकी रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंतशार है। अच्छा, तो फिर तारड़ साहब, जो फायरवॉल हुकूमत ने नस्ब किया है, जो आजकल बड़ी खबरें हैं कि वो टेस्टिंग फेज के अंदर है, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, असल मकसद PTI को रेगुलेट करना है? देखिए, अगर कोई ऐसा मामला है डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो कंसर्न मिनिस्ट्री इस पे मालूमात फराहम कर देगी, बात कर लेगी। मगर ये तासर बिल्कुल गलत दिया जा रहा है कि कोई ऐसा सिस्टम लगाया जा रहा है PTI के खिलाफ। मुझे तो समझ नहीं आती, पूरी दुनिया के अंदर लोग बड़े कॉग्निजेंट होते हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी के बारे में, अपने डेटा सिक्योरिटी के बारे में। हम सारा डेटा उठा के बाहर दे देते हैं। तो अगर ऐसा है
और इस पे बातचीत होगी आने वाले दिनों में, तो वो तफसीलात सामने आ जाएंगी। मगर तरीके साफ इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा एक सिस्टम उनके लिए नस्ब कर दिया जाए। अच्छा, तो तारड़ आई थिंक थोड़ा सा साहब आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा तारड़ साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब। अच्छा, आप क्या तरदीद कर रहे हैं इस बात की जो खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि फायरवॉल नस्ब हो गया, टेस्टिंग फेज में इस वक्त है? ऐसा कुछ नहीं है अभी। मैंने ये कहा कि अगर ऐसा है तो तफसीलात सामने आ जाएगी, कंसर्न मिनिस्ट्रीज पे तफसीलात फराहम कर देगी। मगर जो तासर दिया जा रहा है डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के मामले को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, वो दुरुस्त नहीं है। मगर जब तफसीलात होंगी तो मैं फराहम कर दूंगा। अच्छा तारड़ साहब, क्योंकि हम अभी इसी हवाले से बात कर रहे हैं, आपसे ट्विटर के बारे में ना पूछूं गलत हो जाएगा। एक्स प्लेटफॉर्म आपके के जो केयरटेकर मिनिस्टर थे उनसे भी पूछा करते थे, क्या आप लोगों ने फैसला किया है ये नहीं खुलेगा इवन आफ्टर द फायरवॉल इज इन प्लेस? देखिए, ये मामला भी सब जुडिस है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इसको डील करती है और उन्होंने अपना एक जवाब जमा कराया है। जी बिल्कुल। ये केयरटेकर दौर में बैन लगा और नॉन कंप्लायंस की वजह से लगा, क्योंकि देखिए बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी कंप्लायंस 90% है। ठीक। अगर कोई हार्मफुल कंटेंट आए, किसी की स्टैबिंग, किसी की किलिंग, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, टेररिस्ट का पूरा नेटवर्क, वो कंटेंट रिमूव किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमें मालूमात दी गई कि एक्स के ऊपर पोर्नोग्राफी पे कोई बैन नहीं है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे कोई बैन नहीं है, कोई फिल्टर नहीं लगाया जा सकता। और ना सिर्फ ये बल्कि वायलेंस, टेररिज्म, सारे टेरर नेटवर्क्स जो हैं और ये जो BLA वगैरह हैं, ये सारे ट्विटर पे ऑपरेट करते हैं, एक्स पे ऑपरेट करते हैं। तो मुझे बताइए कि इसका कोई हल निकलना चाहिए ना। सही। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मामला टेकअप किया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका कोई मामला निकल आए। तो फिर तो बड़ा अजीब लगता है ना तारड़ साहब, आप समेत, वजीर आजम समेत, तमाम वुज़रा समेत यूज करते हैं एक्स प्लेटफॉर्म, तो फिर ये तो आपके अपने ही फैसले की नफी हुई एक तरह से, क्योंकि जो जवाब दाखिल कराया गया अदालत में वो ये कहता है कि मुल्की सलामती के लिए ये खतरा है, इससे मनफी प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता है। देखिए, उन्होंने सिक्योरिटी रीजन साइट किए हैं और ये सिक्योरिटी रीजन मौजूद हैं टेरर नेटवर्क्स के हवाले से। और देखिए, जहां फॉरेन पॉलिसी की बात है, तो जब फॉरेन गवर्नमेंट्स को हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है तो बिल्कुल करना चाहिए, मगर ये अब तय हो जाना चाहिए कि पोर्नोग्राफी को, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, टेरर नेटवर्क्स को, सब नेशनलिस्ट को अगर उन्होंने अपना प्रोपगेशन करनी है पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर मुझे तो समझ नहीं आता कि या ये मुल्क चलेगा या ये लोग चलेंगे। अच्छा, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलसे से खिताब किया, अली अमीन गंडापुर साहब ने, और उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आला वो ये कहते हैं कि किसी किस्म के कोई ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? गुज़िश्ता रोज़ एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ था और उसमें कहा गया था कि अमन के लिए जो है वो साथ मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम किया जाएगा। देखिए, बड़ा क्लियर है कि अज़्म इस्तेहकाम एक मुहिम का नाम है, एक विजन का नाम है, और उसके तहत हम ये समझते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जरूर होंगे, मगर वो जो एक रिवायती ऑपरेशन वाला मामला है वो नहीं है। सही। इस पे क्लैरिटी आ चुकी है। मगर जो लोग दहशतगर्दों को लेके आए थे वापस, ना खैबर पख्तूनख्वा में पिछले, देखिए ना, पिछले 2018 से इनकी हुकूमत है, सॉरी उससे पहले से उनकी हुकूमत है, 2013 से उनकी हुकूमत है। सही। तो इन्होंने 2013 से लेके 2024 तक, इन 11 सालों में वहां पे क्या किया? क्या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया? क्या टेररिज्म को रोकने के लिए इकदाम लिए? क्या इन्होंने काउंटर टेररिज्म के मेजर्स लेने के हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई? क्या टेररिस्ट को रोका? आज जो वहां पे राज है तालिबान का बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, इन्होंने क्या किया है? तकरीरें कर देना बहुत आसान है। हमने तो पंजाब में CTD का डिपार्टमेंट बनाया, बाकायदा एक प्रॉपरली एक फोर्स खड़ी की मेरिट के ऊपर, उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे में अपना किरदार अदा किया। तो इन्होंने दहशतगर्दों को बसाया है और उनको मजीद प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने क्यों बसाया है? इन्होंने कैसे बसाया तारड़ साहब? वो तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने बसाया था। क्या उसामा बिन लादेन को शहीद भी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था? क्या तालिबान के लिए नरम गोशा भी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने रखा था? मैडम, थोड़ी आपकी मालूमात इस हवाले से, आप बड़ा अच्छा रिसर्च करती हैं, इस मामले में आप रह गई हैं। अच्छा। आपकी मालूमात में थोड़ी सी कमी है
कि उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट को मनाने भी मुझे लगता है खान साहब का हाथ था, क्योंकि ही वाज एंड ही विल बी अ तालिबान सिंपथाइजर, मेक नो मिस्टेक। देखें, मैं जान जो है ना, वो अल्लाह ताला ने जो वक्त लिखा है, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। मगर मैं हर इंटरव्यू में ये बात करता हूं और मैं डंके की चोट पे करूंगा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमारे शहरियों को मार रही है, हमारे फौज के लोगों को शहीद कर रही है, मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग दे रही है, और ये टॉलरेबल नहीं है। उस वक्त खान साहब पूरा प्रोग्राम लेके आए थे तालिबान को वापस लाने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं, वो बिलीव करते हैं तालिबान के अंदर, वो उस कॉज बिलीव करते हैं, और हमेशा से उनका नरम गोशा रहा है। सर, नरम गोशा तारड़ साहब अपनी जगह, लेकिन ये तो बड़ा संगीन इल्जाम होगा कि फॉरेन पॉलिसी या हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इमरान खान के कहने पर चल रही हो। दैट विल बी अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म बिल्कुल सरप्राइज है। उस वक्त तो ये साफ था, जनरल फैज का नाम बहुत आता था कि वो उसमें थे कि वापस लेकर आया जाए, और वो उस वक्त वापस लाए थे, लेकिन सोली उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का आप कहते हैं डिसीजन था। नहीं, मैं सोली नहीं कह रहा, मैं उसके आर्किटेक्ट प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के। अच्छा, आर्किटेक्ट। देखिए, उनके ऑब्वियसली उनके जज्बात तालिबान के लिए जो रहे हैं, आपको कोई शक है कि वो सिंपैथाइज नहीं करते रहे? मेरा हर इंटरव्यू निकाले मैं कंडेम करता हूं। सही। आप मुझे खान साहब के 4 इंटरव्यू दिखा दें जहां पे उन्होंने तालिबान को कंडेम किया हो। हमेशा का उनको वापस लाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, गुड तालिबान बैड तालिबान, लोगों को मरवा दिया, लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया। आपको अंदाजा है कि 2014 के नेशनल एक्शन प्लान के बाद जी हेट इंसाइटिंग लिटरेचर, वॉल चॉकिंग, लाउड स्पीकर, नेशनल एक्शन प्लान के बाद हमने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, और किस तरीके से जो हजारों लोग शहीद हुए वॉर ऑन टेरर, और उसके बाद भी 2014 के बाद अमन लौटा वापस, कराची का अमन बहाल हुआ, आपने देखा जी, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। हमने वो साल देखे कि जिनमें कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होता था। इनको जो वापस लाए हैं वो वही सिंपैथाइजर हैं जो हमेशा उनके सिंपैथाइजर रहेंगे। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट तो घर चली गई, मगर खान साहब की बाकियात जो खान साहब की जमात में हैं, उनके सियासी लोग, वो आज भी तालिबान के हक में पार्लियामेंट में नारे लगाते हैं। मैंने एक तकरीर की और उधर उन्होंने वहां तकरीर नहीं करने दी तालिबान के खिलाफ। अच्छा, तो क्या कहेंगे इसको? तारड़ साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा पर हुकूमत अमल पैरा है, इसका जिक्र किया, उसके सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन इसके साथ साथ क्या आप नहीं समझते कि इसके लिए ज़रूरी इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम है, एंड एट द सेम टाइम हुकूमत जिस तरह से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ एक कन्फ्रंटेशन मोड में नज़र आती है, माजरत के साथ, क्योंकि जो फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया, तो फैसले पे तनकीद कम और जज साहिबान पर और पूरी अदलिया पर ज्यादा आप लोगों ने की है। देखिए, जब एक फैसला किया जाएगा जिसमें दरखास्त गुजार सामने ना हो, दरखास्त गुजार ने रिलीफ ना मांगा हो, दरखास्त गुजार एफिडेविट ना जमा कराए और घर बैठे उसको रिलीफ दे दिया जाए, तो क्या कहें उनको? फिर तारीफ करें, उन्हें कहें कि बहुत आइन की जो है वो बालादस्ती हुई है, कानून जो है उसकी हुक्मरानी कायम हुई है, क्या कह सकते हैं? सही। तो तारड़ साहब, क्योंकि आप लोग रिव्यू में जा चुके हैं, अब देखते हैं कि इस मखसूस नशिस्तों के फैसले का क्या होता है। तासुर ये में कि जैसे इस पर हुकूमत भी डटी हुई है कि ये मखसूस नशिस्तें नहीं देनी। थैंक यू सो मच तारड़ साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे, जमात इस्लामी को हुकूमत ने पेशकश कर दी है मुज़ाकरात के लिए, क्या वो इसके लिए तैयार हैं? लेट्स स्पीक टू देम। वेलकम बैक। बात करते हैं उसामा रजी साहब से, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के। हुकूमत ने पेशकश कर दी है उसामा रजी साहब मुज़ाकरात की। वो कहते हैं आप लोगों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, इस्लामाबाद में धरने की इजाज़त नहीं, तो इस मुज़ाकरात की पेशकश से क्या आप बात करने को तैयार हैं हुकूमत से? शुक्रिया। आपने जिस आग में 25 करोड़ आवाम जल रहे हैं, आपने उसको अपना मौजू बनाया, लेकिन अलमिया कैसा है कि वो लोग जो जाली तरीके से फॉर्म 47 के जरिए इस मुल्क के ऊपर नाजायज तौर पर मुसल्लत हैं और वो एक फाशिस्ट टोले की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, वो लोगों को इजाजतें बांट रहे हैं। वो कौन है भाई इस मुल्क के? वो कौन होते हैं इजाजत की बात करने वाले? किस चीज की इजाजत आइन और कानून देता है? आइन पाकिस्तान जिस चीज की इजाजत देता है, ये क्या उससे बड़े हैं?
वो मसला यही है कि ये अपने आप को उससे बड़ा समझते हैं, लेकिन इन्होंने आईन पाकिस्तान को ठोकर पे रखा हुआ है। लेकिन उसामा रजी साहब, डी चौक हमारा राइट है हाँ, कि हम, क्या आप मुझे बताइए नादिया, व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज हो सकता है? सही, बरतानवी वजीर आजम के घर के सामने एहतजाज हो सकता है? ये कौन सी मखलूक है कि जो कह रही है हमें इजाजत नहीं दे रहे हैं आपको, हमने इजाजत नहीं दी आपसे? भाई आप कौन है इजाजत देने वाले? भाई ये हुकूमत वक्त है उसामा रजी साहब, और उन्होंने कहा डी चौक के ऊपर किसी किस्म के धरने की इजाजत नहीं होगी। वक्त नहीं है, ये गासिब टोला है, ये फाशिस्ट हुकूमत है, नाजायज तरीके से अवाम की राय को पामाल करके, जमहूरियत का गला घोंट कर, आइन और ये कौमी असेंबली की जो बालादस्ती है उसको पामाल करके, ये एक हाइब्रिड अरेंजमेंट है कि जिसमें सरे आईना मेरा अक्स है और पसे आईना कोई और है। अच्छा, ये जाल फ्रॉड निजाम है ये। और ये इनको कोई राइट नहीं है, ये इन्होंने जुल्म किया है। आज सैकड़ों 900 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार किए हैं इन्होंने आज। अच्छा, तो ये उसामा रजी साहब, हुकूमत ये कहती है, अता तारड़ साहब हमारे इसी प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं कि आप लोगों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आपको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बकायदा, उन्होंने कहा लियाकत बाग को इजाजत दी थी। सरगर्मियों के लिए किसी मुआहदे की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ऐसा मुआहदा तो हमने तो कोई नहीं किया। इन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप 12 तारीख को मुहर्रम की वजह से अपने धरने को मौखर कर दें, और फिर इन्होंने वहां पे जाके कई जगहों के ऊपर हमारे साथ विजिट किया है, I-8 F9 पार्क में, और उसके बाद ये एकदम से ये जो जिसे कहते हैं कि कलाबाजी खा गए। और ये इतने झूठे लोग हैं, मक्कारी के कोई हद होती है? आप बताइए कौन सा मुआहदा हुआ है, आप सामने लाएं उसको। नहीं, वो कहते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आपको जलसे की जगह भी देंगे, लेकिन डी चौक के ऊपर इस्लामाबाद में बिल्कुल इजाजत नहीं है। क्यों भाई, क्या है डी चौक? ब्राह्मणों की जगह है, मुकद्दस वादी है, क्या है डी चौक? रेड जोन उससे ज्यादा अहम जगह है क्या? क्यों कहते हैं रेड जोन में अब इजाजत नहीं है, हम ये ट्रेंड खत्म करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी। वो कहते हैं डी चौक पे ये जो धरनों का ट्रेंड था उसे खत्म करना चाहते हैं। वो कौन होते हैं खत्म करने वाले? अच्छा, तो ये मुल्क इस मुल्क के अवाम का है भाई, आप कौन है खत्म करने वाले? किसने आपको राइट दिया है? तो मुझे ये बताएं उसामा रजी साहब, इसका साफ मतलब ये है कि आप लोग मुज़ाकरात नहीं करेंगे हुकूमत के साथ? नहीं, हरगिज़, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि हम तो, अगर आप मुज़ाकरात करें, आप बैठे और बात करें, लेकिन बात ये है, देखिए चीजों को समझने में गलती नहीं करनी चाहिए। यही तो वो लोग हैं जो IPPs की असल दौलत जो इनकी तजोरियों में जा रही है, मुफ्त में बैठे हुए ये कौम को निचोड़ रहे हैं, और IPPs के जरिए इन्होंने अवाम को जो है, आपको मालूम है 2.6 ट्रिलियन रुपीस ये इनकी जेबों में जाते हैं हर साल। ये 50% से भी कम बिजली पैदा करते हैं। इन्होंने इतने ज्यादा बिलों में जो है वो इजाफा किया है कि जो भी इन्होंने डेफिसिट आ रहा है उस सारे डेफिसिट का रुख अवाम की तरफ किया है। और जो इसमें मुराद याफ्ता तबका है, करप्ट तबका है, जो जाली जमहूरी और सियासी तबका है, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है जागीरदारों का, लुटेरों का, सरमाएदारों का, नौकरशाही का, अंग्रेजों के गुलामों का ये तबका, अच्छा। ये तबका है जो कि लूट रहा है। और ये जाहिर इन्होंने इख्तियारात पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। तो इस नाजायज कब्जे से पाकिस्तान को आजाद कराना है, इन्होंने गुलाम बना लिया है। तो आप लोगों का अब लाहे अमल क्या है? क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि प्लान बी पे आप चले गए हैं और शायद 3 मकामात पर अब आप धरना दे रहे हैं। देखिए, जमात इस्लामी है, ये कोई ऐसी हुजूम नहीं है, ये महज है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो पार्टी नहीं हो उसका नाम पार्टी रख दिया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान की जेन्युइन पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, मुनज़्ज़म पार्टी है, निहायत तरबियत याफ्ता पार्टी है। आज भी इन्होंने सारे फाशिस्ट हथकंडे इख्तियार किए, रात से ये छापे मार रहे हैं, लेकिन हमने जवाब में कोई ऐसा जवाब हमने नहीं दिया कि जो आइन और कानून के मुनाफी हो। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये हालात को खराब कर रहे हैं, और जमात इस्लामी ने हालात को खराब नहीं होने दिया है। लिहाजा हम हर तरह की बातचीत भी करेंगे, हम तो आए हैं बात करने के लिए। इनको ये गैर जमहूरी मिजाज रखने वाले लोग हैं, इनका कल्चर जो है वो जागीरदाराना माइंडसेट का कल्चर है, ये बाबू कल्चर है ये, और ये इस बात को समझते ही नहीं है। तो रजी साहब, मुझे ठीक है, आप आए हैं बात, अच्छा आप हमें रास्ता दें, हम डी चौक तक जाएंगे, वो हमारी सरजमीन है, पाकिस्तान की सरजमीन है। अच्छा, आइन वो सरजमीन बेआइन नहीं है, आइन है इस सरजमीन का। तो रजी साहब बैठेंगे, मुनज़्ज़म तरीके से बैठेंगे और एहतिजाज करेंगे अपना। आप हमसे बात कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, या तो रास्ता दो
या बात करो, हम अभी भी कह रहे हैं। अच्छा। रास्ता दो या बात करो। ठीक और है। अगर तुम समझते हो कि आंखों में धूल झोंक के, तो भाई सोशल मीडिया का जमाना है, आप झूठ बोलकर, आंखों में धूल झोंक कर ये फ्रॉड नहीं कर सकते। हम बहुत वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, पुरअमन तरीके से। इस वक्त इन्होंने एक जगह धरना रोका है, 3 जगह इस वक्त बड़े धरने हो रहे हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। एक धरना हो रहा है यहाँ पे लियाकत बाग में, दूसरा धरना 0 पॉइंट पे हो रहा है, तीसरा धरना पेशावर मोड़ पर हो रहा है, और तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर लोगों ने एहतिजाज किया है। उसामा रज़ी साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, फिर हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं उसामा रज़ी साहब, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के। उसामा रज़ी साहब, आप ये कह रहे हैं कि या डी चौक पर आप लोगों को जाकर बैठने दिया जाए या मुज़ाकरात अभी कर लीजिए? नहीं, मुज़ाकरात तो ये देखिए, ये मुज़ाकरात का मतलब इनका ये है कि इनकी जो लूटमार है उसमें कटौती हो ना। तो ये हम तो मुज़ाकरात की बात करने के लिए आए। धरना मुज़ाकरात ही की एक शक्ल है। ये जो धरना है, ये एहतिजाज है, ये एक फांस है जो अवाम के गले में फंसी हुई है। ये फांस कौन सुनेगा? जिन्होंने इस पर, इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उनको सुनना चाहिए। नहीं सुनेंगे, हालात को मजीद खराबी की तरफ धकेलेंगे। वो इनकलाब जो जरा लेट आना है उसको और करीब ले आएंगे ये। और इसलिए ये हम अभी भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कीजिए। अच्छा। IPPs के मुआहदे खत्म कीजिए। फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले, फ्री बिजली इस्तेमाल करने वाले ये जो जाली हुक्मरान तबका है, इसकी तरफ ये बोझ मुंतकिल होना चाहिए। जागीरदारों के ऊपर टैक्स लगाओ, और ये जो फ्री में जो है इस मुल्क के रज़ी साहब, उसामा रज़ी साहब, आप मेरी उसामा रज़ी साहब कि ये मुआहदा खत्म कर दिया। अच्छा उसामा साहब, कि MQM भी इस पर सरापा एहतजाज है। आज नासिर हुसैन शाह ने भी इसका जिक्र किया है कि हाँ, इन मुआहदों को रिव्यू करना चाहिए। तो सब मिलकर ही क्यों नहीं आवाज उठा रहे इसकी? फिर देखिए, ये जो IPPs का मुआहदा है, इसके 2 बड़े बेनिफिशरीज हैं। एक वो बेनिफिशरी जो पीपल पार्टी लिमिटेड कंपनी के साथ है, और दूसरे बेनिफिशरीज वो हैं कि जो नवाज फैमिली लिमिटेड कंपनी के साथ हैं। तो ये बेनिफिशरीज हैं, और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप नासिर शाह साहब से, किसी से भी उनसे पूछे ना कि उन्होंने टैक्स कितना दिया इस साल। वो हजारों एकड़ जमीनों के मालिक हैं ये लोग, और ये जमीनें कहां से आई हैं? तो ये बहुत बड़े मौजूआत हैं जिसने मुल्क को तबाह कर दिया है। इस जागीरदाराना और सरमायादाराना निजाम ने, और इस ब्यूरोक्रेटिक जकड़बंदी ने, नाजायज कब्जे ने इस मुल्क को 75 साल में तबाह बर्बाद कर दिया है, नस्लों को मखरूज कर दिया है। और 2 बड़ी चीजें इस मुल्क के साथ इन्होंने की है। देखिए, कोई भी गाड़ी होती है, उस गाड़ी को खींचने वाली दो घोड़े होते हैं जो गाड़ी को खींचते हैं जिंदगी की। एक सियासी इस्तेहकाम और दूसरा मुआशी इस्तेहकाम। इन्होंने सियासी इस्तेहकाम भी तबाह बर्बाद कर दिया है, और इस मुल्क की मईशत को भी लूट कर खा गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब। अनफॉर्चुनेटली वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। मुज़ाकरात करें, IPPs के हवाले से करें, और इस IPPs के मसले पर न सिर्फ इस वक्त जमात इस्लामी बल्कि जो दीगर हमारे आप कह सकते हैं सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि क्या जुल्म है। बिजली के घर बंद हैं, लेकिन अवाम से आप पैसे लेकर इन बंद बिजली घरों को किस लिए पैसे दे रहे हैं? आखिर इसमें किस किस का फ़ायदा जो है वो हो रहा है, कौन कौन इसका बेनिफिशरी है? आने वाले वक्तों में इस पर भी ज़रूर एक नशिस्त रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।